कहानी शुरू होती है हमारी हीरोइन जिया से, जो बेचारी अपनी दादी के रेस्टोरेंट में बैठी उदास मन से प्याज छील रही है। जिया अपनी जिंदगी से बेहद परेशान है और उसकी सबसे बड़ी वजह है उसकी दिल की बीमारी। हाल ही में डॉक्टर ने उसे साफ कह दिया था कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। इसी टेंशन में वो सड़क पर घूम रही होती है कि कुछ चर्च के लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि दुनिया का अंत नजदीक है, हमारे साथ जुड़ जाओ। इस पर जिया भड़क जाती है और चिल्लाती है कि मैं खुद दुनिया का अंत देखने के लिए जिंदा नहीं बचने वाली, तो तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। उसका ये गुस्सा देखकर वो लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। उसी रात शहर के ड्रेनेज साइट के पास एक आदमी घूम रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ के पानी को छूता है, उसके साथ बहुत ही खौफनाक और अजीब होने लगता है। अगले दिन म्यूनिसिपल ऑफिस में किम नाम का एक बुजुर्ग आता है। वो रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसका एक दोस्त अचानक से गायब हो गया है, लेकिन सरकारी दफ्तर है जनाब, कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी वहाँ एंट्री होती है सोन की, जो पूरे इलाके में मशहूर है हर छोटी बड़ी चीज की शिकायत करने के लिए। ऑफिस वाले परेशान होकर उसे एक नए कर्मचारी ली के पास भेज देते हैं, जो कि हमारी इस सीरीज का हीरो है। सोन शिकायत करता है कि ड्रेनेज साइट पर कचरा फैला हुआ है। ली शांति से जवाब देता है कि सर, हमने वहाँ पर वार्निंग बोर्ड लगा दिया है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सोन गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से निकल जाता है। बाद में जब ली खाना खाने बैठता है तो बुजुर्ग किम उसके पास आता है और कहता है कि इस शहर से लोग वैसे ही गायब हो रहे हैं जैसे आज से 20 साल पहले हुए थे। ली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद किम जब अपनी कार के पास बैठा होता है, तभी वहाँ पर चर्च वाले लोग उससे परेशान करने लगते हैं। किम उनका पर्चा फेंक देता है और तभी अचानक कोई उसके कार के शीशे को बहुत ही भयानक तरीके से चकनाचूर कर देता है, जिसके बाद किम सदमे में आ जाता है। इधर जिया अपनी दादी से पैसों की जिद कर रही है ताकि वो मरने से पहले अपनी जिंदगी जी सके और दुनिया घूम सके। वो दादी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती। जब दादी पैसे देने से मना कर देती है तो जिया खुद के दम पर भागने का फैसला करती है। वो अपना पिगी बैंक तोड़ती है, सारा सामान पैक करती है और दबे पांव वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रेस्टोरेंट में काम करने वाला गिल उसे पकड़ लेता है। जिया उससे भी पैसे मांगती है, पर वो खुद कंगाली में जी रहा होता है। दूसरी तरफ सोन की हालत भी खराब है। उसकी पत्नी घर चलाती है, इसलिए वो सोन पर रौब छाड़ती रहती है। सोन अपनी माँ को ट्रिप पर भेजना चाहता है, पर उसकी पत्नी मना कर देती है। ऊपर से जब सोन अपनी बेटी को स्कूल ले जाने जाता है तो अपनी चप्पल की वजह से सबके सामने बुरी तरह से गिर पड़ता है। उसकी बेटी शर्म के मारे उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है। दुखी होकर सोन अपने दोस्त कांग के पास जाता है और दोनों बैठकर अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। तभी जिया अपनी ट्रिप का सामान लेने मार्केट जाती है। वहाँ ली उसे नोटिस करता है। ली देखता है कि जिया के पास एक बहुत भारी सूटकेस है। ली को शक होता है कि कहीं जिया ने किम का मर्डर तो नहीं कर दिया। वो जबरदस्ती उसका सूटकेस खुलवाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ फालतू का कबाड़ निकलता है। ली शर्मिंदा हो जाता है, पर तभी एक भारी चीज जिया के ऊपर गिरने वाली होती है। ली फुर्ती से जिया को खींचकर उसकी जान बचाता है। जिया इस मौके का फायदा उठाती है और रौब छाड़ते हुए ली से अपना सारा सामान उठवाती है और कपड़े गंदे करने के बदले लॉन्ड्री के पैसे भी वसूल लेती है। अब जिया को पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वो एक खतरनाक दिमाग लगाती है। वो सोन और कांग के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों मिलकर मेरी नकली किडनैपिंग का वीडियो बनाओ और मेरी दादी को भेजकर फिरौती मांगो। जो पैसे मिलेंगे उसमें से हम आधा आधा बांट लेंगे। दोनों लालची दोस्त मान जाते हैं। वो लोग बड़े मजे से किडनैपिंग का ड्रामा शूट करते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद जब सोन और कांग अपनी एक्टिंग की तारीफ कर रहे होते हैं, तभी अचानक जिया के दिल में भयानक दर्द उठता है। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में जिया का दिल धड़कना बंद हो जाता है और वो सचमुच मर जाती है। सोन और कांग के होश उड़ जाते हैं। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर जिया मर चुकी थी। कांग रोने लगता है और सोन डर जाता है कि पुलिस उन पर मर्डर का केस ठोक देगी। बचने के लिए सोन आइडिया देता है कि जिया की बॉडी को उसी सुनसान ड्रेनेज साइट के पास फेंक आते हैं। इसी बीच ली के कमरे में बहुत शोर हो रहा होता है और मकान मालकिन उसे डांटती है। ली के कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ है। दरअसल ली एक सीक्रेट फाइल तलाश रहा होता है, जिसमें बच्चों के रिकॉर्ड्स और 20 साल पहले वाला एक अनाथालय में हुए ब्लास्ट की खबरें हैं। उस वक्त डॉक्टर बच्चों पर अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था और बुजुर्ग किम की गवाही पर ही उसे जेल हुई थी। यानी ली असल में किम को ही ढूंढ रहा है। ली किम के घर जाता है, पर किम वहाँ नहीं मिलता। सिर्फ वही चर्च का पर्चा मिलता है। असल में किम को किडनैप करके एक गुप्त कमरे में रखा जाता है, जहाँ उसका सामना अपने उसी गायब हुए दोस्त से होता है, जो अब एक खौफनाक मॉन्स्टर बन चुका है। इधर सोन और कांग भारी मन से जिया की लाश को ठिकाने लगाने ड्रेनेज साइट के पास पहुंचते हैं। तभी अचानक ली भी वहां आ धमकता है और पूछता है कि वो दोनों वहां पर क्या कर रहे हैं। घबराहट में सोन और कांग लाश को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लाश फिसलकर सीधे गहरे नाले के गड्ढे में गिर जाती है। ली लाश को देख लेता है और चिल्लाता है कि तुम लोगों ने किडनैपिंग के साथ उसका मर्डर भी कर दिया। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। सोन और कांग कसम खाते हैं
है कि उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जब वो दोबारा नीचे देखते हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वहाँ से लाश गायब थी। तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है। ली पुलिस से कहता है कि इन दोनों ने जिया का मर्डर किया है। पुलिस ऑफिसर हैरान होकर ली के पीछे इशारा करता है और कहता है कि तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जो वहाँ खड़ी है। ली पीछे मुड़ता है तो देखता है कि जिया बिल्कुल भली चंगी खड़ी है। ली को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। कांग तो डर के मारे वही बेहोश हो जाता है। खुद जिया भी हैरान है क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद है कि वो मर चुकी थी। लेकिन जहाँ एक और अजीब बात हुई थी, जब दोपहर में ली ने जिया का सूटकेस खुलवाया था तब ली ने बिना छुए सिर्फ अपने हाथों के इशारे से हवा में उड़ती हुई चीजों को कंट्रोल किया था। यानी ली के पास टेलीकिनेसिस यानी कि बिना छुए चीजों को हिलाने की पावर है। इसके बाद जिया की दादी उसके पास पहुंचती है। दादी को देखकर सब डर के मारे छुपने लगते हैं। जिया एक अलमारी में छुप जाती है, लेकिन जैसे ही वो अलमारी का दरवाजा बंद करती है वो अचानक सदियों पुराने जोसियन काल के समय में पहुंच जाती है, जहाँ लोगों को पनिशमेंट किया जा रहा होता है। और अगले ही पल जब दादी अलमारी खोलती है तो जिया वापस वर्तमान में आ जाती है। जिया बुरी तरह से डर जाती है कि उसे ये सब क्या अजीब चीजें दिख रही हैं। ली ये सब सुन लेता है और उसका इंटरेस्ट जिया में और भी बढ़ जाता है। अब कहानी में सबसे बड़ा खुलासा होता है। बुजुर्ग किम से एक सीक्रेट लैब में पूछताछ की जा रही होती है। वो उससे पूछते हैं कि अमर बच्चा कहाँ है। किम बताता है कि 20 साल पहले कुछ बच्चे जिंदा बचे थे, जिनमें से एक का नंबर था 3972। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नंबर 3972 जो कि असल में बचपन का ली है, उस पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिससे उसे चीजों को दिमाग से हिलाने की पावर मिली थी। एक बार जब उसकी जान जाने वाली थी तो एक दूसरे बच्चे ने मुस्कुराते हुए उसकी जान बचाई और कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं मर सकता। वही दूसरा बच्चा इमोर्टल चाइल्ड यानी कि अमर बच्चा है, जिसे जो विलन ढूंढ रहे हैं। और ली को रोज सोते हुए बचपन के यही भयानक सपने आते हैं, जिसकी वजह से नींद में उसकी पावर बेकाबू हो जाती है और उसके कमरे का सामान टूट जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर जिया की दादी को बताते हैं कि जिया का दिल अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। यह एक चमत्कार है। चमत्कार शब्द सुनते ही दादी को पुरानी बातें याद आती हैं और वो परेशान होकर चोई नाम के किसी शख्स को फोन करती हैं। दूसरी तरफ सोन और कांग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। गुस्से में कांग एक खाली कैन फेंकता है और वो कैन दीवार को चीरते हुए आर पार निकल जाता है। कांग अपनी सुपर स्ट्रेंथ को देखकर कांपने लगता है। वही जब सोन घर लौटकर फ्रिज खोलता है तो उसका हाथ फ्रिज से ऐसे चिपक जाता है जैसे कोई बहुत बड़ा मैग्नेट हो। वो लाख कोशिश के बाद भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। अगले दिन जिया की दादी खुश होकर उसे बताती है कि वो पूरी तरह से ठीक है और उसे घूमने के लिए टिकट और पैसे भी देती है। जिया खुश हो जाती है। तभी ली जिया के पास आता है और सीधे पूछता है, तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हुई? जिया डरकर बहाना बनाती है। तभी उसे याद आता है कि किडनैपिंग वाला कैमरा तो ड्रेनेज साइट पर ही छूट गया है। अगर किसी ने वो वीडियो देख लिया तो उसका राज खुल जाएगा। वो तुरंत कैमरे के लिए भागती है। ली भी चुपके से उसका पीछा करने लगता है। वहाँ एक कबाड़ वाले को वो कैमरा मिल चुका होता है। ली उस कैमरे की फुटेज देखता है और अपनी आंखों से जिंदा को मरते हुए और फिर जिंदा हुए देख लेता है। अपना शक दूर करने के लिए ली अपनी जादुई ताकतों से जिया के ऊपर के पूरे ढांचे को गिरा देता है। जिया मलबे में फंस जाती है और बचने की कोशिश करती है और तभी पलक झपकाते ही जिया अचानक खुद को एक बड़े समंदर के जहाज पर पाती है। उधर जासूस जिया के फोन को ट्रैक करता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। वो दादी से कहता है कि सिग्नल के मुताबिक जिया इस वक्त इंटरनेशनल वाटर्स में है। पक्का मेरा डिवाइस खराब हो गया है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, तभी टीवी पर एक ऐतिहासिक नाटक आ रहा होता है और जिया गलती से उसके बैकग्राउंड में दिखाई दे जाती है। यानी अस्पताल की अलमारी से वो किसी असली पुराने जमाने में नहीं गई थी, बल्कि गलती से एक शूटिंग सेट पर टेलीपोर्ट हो गई थी। लेकिन इस बार जहाज पर उसे पुलिस समझकर उस पर गोलियां चला देते हैं। डर के मारे जिया फिर से टेलीपोर्ट होने लगती है और वापस उसी मलबे वाली जगह पर आ गिरती है। ली वहाँ मलबे में उसे ढूंढ रहा होता है और जैसे ही जिया अचानक उसके पीछे प्रकट होती है, ली डर के मारे अपनी शक्तियों से उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद ली अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है। वहाँ वो कंफर्म करता है कि जिया ही अमर इंसान है या फिर कोई और। वहाँ मौजूद एक लेडी को पहले तो ली याद नहीं आता, लेकिन एक दूसरी लड़की उसे याद दिलाती है कि ये वही लड़का है जिससे बाल नफरत करता था, क्योंकि दोनों के पास एक जैसी शक्तियां थी, बस ली उससे कई ज्यादा ताकतवर था। इधर जिया की आंख कांग के घर पर खुलती है। वो अपने कपड़ों पर गोली का निशान देखती है और समझ जाती है कि वो कोई सपना नहीं था। वो कांग से कहती है कि मुझे लगता है मेरे पास कोई जादुई शक्ति आ गई है। कांग तुरंत चिल्लाता है, अरे मेरे पास भी। मैंने गुस्सा होकर मुक्का मारा तो दीवार में छेद हो गया। दोनों भागकर सोन के घर जाते हैं। सोन का हाथ अभी भी एक पौधे से चिपका हुआ है, लेकिन वो ऐसे नाटक करता है जैसे सब नॉर्मल हो। जल्दी जिया और कांग को सोन की मैग्नेटिक पावर के बारे में भी पता चल जाता है। अब ये तीनों इडियट्स महा परेशान हो जाते हैं। सोन डरते हुए बताता है कि म्यूनिसिपल ऑफिस का वो कर्मचारी ली भी जादुई है और उसी ने सुबह जिया को मारने की कोशिश की थी। गुस्सा होकर जिया सीधे ऑफिस में ली का सामना करने पहुंच जाती है। ली अनजान बनने का नाटक करता है, लेकिन जिया उसके पीछे साए की तरह चिपक जाती है। परेशान होकर ली फील्ड वर्क का बहाना बनाकर ऑफिस से निकलता है, पर ये तीनों उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसी बीच जिया की दादी को पता चलता है कि जिस चोई नाम के आदमी से वो मिलने वाली थी उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन मरने से पहले चोई एक मैसेज छोड़ गया था
जिसमें लिखा था कि 20 साल पहले डॉक्टर हाँ बेकसूर थे, उन्होंने बच्चों पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। दादी समझ जाती है कि चोई को धमकी देकर ये सब लिखवाया गया था। असलियत में यह डॉक्टर हाँ जेल से छूट चुका था और उसे किसी रहस्यमयी आका ने अमर बच्चे को ढूंढने का काम सौंपा था। डॉक्टर हाँ ने ही अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक लड़की को भेजकर चोई का माइंड कंट्रोल करवाया और उसका मर्डर करवा दिया। इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वही अजीब चर्च है। तभी दो जासूस उस चर्च में गायब हुए लोगों की जांच करने पहुंचते हैं। वहां की एक लेडी उनका मुस्कुराकर स्वागत करती है और उन्हें बेसमेंट में ले जाती है, जो बेहद खूबसूरत दिखता है। लेकिन उन जासूसों को ये नहीं पता कि वो जो कुछ भी देख रहे हैं वो सिर्फ उस औरत द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन है। जैसे ही वो चर्च से बाहर आते हैं, एक जासूस को फिर से बहुत तेज पसीना आने लगता है और उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। इधर जिया, कांग, सोन जानबूझकर ली के सामने शक्तियों की बातें करते हैं। जैसे ही ली का ध्यान भटकता है, जिया उसका बैग चुरा लेती है और ये तीनों जबरदस्ती ली को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। वो ली से अपनी पावर्स के बारे में पूछते हैं, पर ली चिल्लाता है कि मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। तंग आकर वो ली को चलती गाड़ी से बाहर फेंकने लगते हैं। ली जैसे ही कार का दरवाजा पकड़ता है, तभी सड़क पर एक पुलिस की कार पलट जाती है। चारों मदद के लिए भागते हैं। वो पहले ऑफिसर को बाहर निकालते हैं। जब जिया और कांग दूसरे ऑफिसर को निकालने जाते हैं तो उसकी बॉडी अजीब तरह से मुड़ी हुई होती है। जिया सोन से पानी लाने को कहती है क्योंकि कार में आग लगने वाली थी। वो ली पर चिल्लाती है, अगर इंसान हो तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो और इस कार को हटाओ। ली आखिरकार मान जाता है और अपनी टेलीकिनेसिस पावर से कार को हिलाता है, लेकिन कांग को लगता है कि ये कार उसने अपनी ताकत से हिलाई है। तभी सोन भागता हुआ आता है और बुरी तरह से डरा हुआ होता है। वो कहता है कि उसने पानी में कोई अजीब चीज देखी है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सोन आग बुझाने जाता है, पर उसकी मैग्नेटिक पावर की वजह से वो जलती हुई कार से चिपक जाता है। कांग उसे बचाने जाता है तो वो सोन से चिपक जाता है। जिया ली से भीख मांगती है कि उन्हें बचाओ। ली अपनी पावर से कांग को सोन से अलग करता है। तभी सोन की खुद की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो मलबे के सहारे खुद को खींच लेता है और ली उस ब्लास्ट होने वाली कार को हवा में दूर फेंक देता है। इस बड़े धमाके से बचने के बाद जिया गर्व से फूली नहीं समाती और एक्साइटेड होकर कहती है कि हमें अपनी एक सुपर हीरो टीम बनानी चाहिए। लेकिन ली साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे बस कहीं भी उतार दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। बाद में ली सरकारी रिकॉर्ड्स चेक करता है और एक बहुत बड़े सच तक पहुंचता है। वो समझ जाता है कि इन तीनों को शक्तियां उस ड्रेनेज साइट के जादुई पानी की वजह से मिली हैं और वो एक्सीडेंट वाला पुलिस अफसर भी उसी पानी की वजह से बदल रहा था। जब ली पानी के सोर्स को ट्रैक करता है तो पता चलता है कि वो पानी सीधे उसी रहस्यमय चर्च से आ रहा है, यानी वो चर्च ही डॉक्टर हाँ का अब नया अड्डा है। दूसरी तरफ जिया और उसके दोस्त अब अस्पताल में उन पुलिस वालों से मिलने जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ कोई घायल पुलिस वाले नहीं आए हैं। वो सीधे उन पुलिस अफसरों को फोन करते हैं तो पता चलता है कि वो दोनों गायब हो चुके हैं। तीनों पैनिक कर जाते हैं कि आखिर एम्बुलेंस में बिठाए गए पुलिस वाले कहाँ चले गए। उन्हें डर है कि सुपर ह्यूमंस का शिकार करने वाला कोई गैंग सक्रिय है और उनका डर बिल्कुल सच था। संगठन ने उन पुलिस वालों को अपने हेडक्वार्टर में कैद कर लिया। तभी बाल ली के पास आता है और कहता है कि बेहतर होगा तुम चुपचाप हमारे साथ पापा से मिलने चलो। ली हैरान होकर कहता है कि उसने हमारे साथ जो किया उसके बाद भी तुम उसे पापा कहते हो। बाल मुस्कुराकर कहता है कि इसलिए तो मैं उनसे प्यार करता हूँ, उन्होंने मुझे एक पहचान दी, मैं बस डिफेक्टिव पीस को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें खत्म कर देता हूँ। ली तुरंत समझ जाता है कि जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है, जहाँ जो कमजोर होते हैं, ये लोग उन्हें मार देते हैं। इसका मतलब जिया और उसके दोस्त बहुत बड़े खतरे में हैं। तभी जिया भागती हुई ली के पास आती है और बताती है कि अस्पताल से पुलिस वाले गायब हो गए हैं। ली उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत सीरियस होकर चेतावनी देता है, तो फिर अपनी शक्तियों को छुपा कर रखो। लेकिन जिया तो जिया है, वो कहाँ किसी की मानने वाली थी। वो ली के पीछे पड़ जाती है कि मुझे अपनी पावर्स कंट्रोल करना सिखाओ। ली उसे इग्नोर करता है तो वो और चिपक जाती है। तभी ऑफिस की एक को-वर्कर आ जाती है। जिया पकड़े जाने के डर से अचानक वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है, लेकिन जल्दी ही वो वापस भी आ जाती है। तभी ली अपनी पावर्स से जिया को हवा में उठाकर सीधे छत से चिपका देता है। कोई और लड़की होती तो डर जाती, पर जिया हंसने लगती है और कहती है, वाह, इतनी कमाल की पावर छुपा कर क्यों रखी थी। ली अपना सर पकड़ लेता है कि ये लड़की सच में पागल है। जिया डरते डरते पूछती है कि अगर मेरी पावर्स चली गई तो क्या मैं फिर से मर जाऊंगी। ली कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह सुनकर जिया खुशी के मारे झूमते हुए ऑफिस से बाहर निकलती है। ली उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन उसे जिया से प्यार होने लगता है। लेकिन तभी ली देखता है कि विलन बॉल चुपके से जिया पर हमला करने की फिराक में है। ली तुरंत बीच में आकर बाल को वहाँ से भगा देता है और जिया को वापस ऑफिस में बुला लेता है। जिया को लगता है कि ली ने उसे नौकरी पर रख लिया है। वो खुशी खुशी अपनी दादी को फोन करती है। दादी रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ जश्न मनाती है। तभी
तभी डॉक्टर हाँ अपने सुपर ह्यूमंस के साथ आ धमकता है। ये सुपर ह्यूमंस डॉक्टर हाँ को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि 20 साल पहले अनाथालय के ब्लास्ट में डॉक्टर हाँ ने ही इन्हें बचाया था। अब इन सबकी बॉडी में शक्तियों के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और इन्हें लगता है कि अमर बच्चा ही इनका इलाज कर सकता है। डॉक्टर हाँ जिया की दादी से कहता है कि इस सब की जिम्मेदार तुम हो। दादी हैरान होकर कहती है कि मैंने तो सिर्फ बच्चों की मदद के लिए अनाथालय को डोनेशन दी थी, मुझे क्या पता था कि तुम इन पर खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रही हो। डॉक्टर हाँ अपनी एक लड़की से दादी पर माइंड कंट्रोल करवाता है और अमर बच्चे का पता पूछता है, पर दादी कहती है कि वो बच्चा मर चुका है। लेकिन सच क्या था, वो अमर बच्चा कभी मर ही नहीं सकता था। डॉक्टर हाँ ने उस पर अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स किए। वो लड़का हर बार मरता और फिर जिंदा हो जाता, लेकिन हर मौत उसे असहनीय दर्द देती थी। बचपन में ली ने अपने दोस्त का यह दर्द देखा नहीं गया और गुस्से में उसका पावर आउटबर्स्ट हुआ, जिससे 20 साल पहले वो ब्लास्ट हुआ था। ली को शक था कि मौत से वापस आने वाली जिया ही वो अमर बच्चा है, पर वो लड़का था और जिया लड़की, इसलिए ली कंफ्यूज था। अगले दिन चर्च के लोग समाज सेवा के बहाने म्यूनिसिपल ऑफिस आते हैं। ली समझ जाता है कि वो जिया को पकड़ने आए हैं, क्योंकि संगठन को लगता है कि जिया एक डिफेक्टिव केस है। ली तुरंत जिया, कांग और सोन को एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि यही चुपचाप अपनी पावर्स की ट्रेनिंग करो और पता लगाओ कि तुम्हारी पावर्स कब एक्टिवेट होती हैं। इधर दादी का जासूस रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। वो देखता है कि जैसे ही बाल जिया को पकड़ने बढ़ा, जिया हवा में गायब हो गई। दादी जो देखकर दंग रह जाती है। तभी एक बेहद डरावनी चीज होती है जो जासूस दादी के ठीक बगल में खड़ा था। उसी के नंबर से दादी के फोन पर कॉल आता है। दादी समझ जाती है कि बगल में खड़ा जासूस नकली है, असल में वो ऑर्गेनाइजेशन की वही इल्यूजन वाली लड़की थी। वो लड़की दादी को डराती है कि अगर अमर बच्चे का पता नहीं बताया तो वो उन्हें जिंदगी भर खौफनाक हेल्यूसिनेशन में फंसा देगी। पर दादी निडर होकर कहती है कि पिछले 20 साल मेरे लिए वैसे ही नरक थे। लड़की वहाँ से चली जाती है और दादी असली जासूस को जिया की सुरक्षा के लिए भेजती है। उधर ली को पता चलता है कि चर्च का लीडर अंधविश्वास में पागल है और बाल के इशारों पर नाच रहा है। तभी बाल वहां आकर सबसे पहले उसी चर्च लीडर को मार डालता है और ली पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी जिया गलती से टेलीपोर्ट होकर सीधे उस लड़ाई के बीच में पहुंच जाती है। बाल उसकी तरफ एक पूरी की पूरी कार उठाकर फेंकता है। जिया डर कर वापस अपने दोस्तों के पास टेलीपोर्ट होती है और कांग का हाथ पकड़कर उसे भी लड़ाई के बीच में खींच लाती है। बाल चिल्लाता है, मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा, और वो एक और कार उनकी तरफ फेंकता है। जिया ली को बचाने के लिए उसके आगे कूद जाती है और कार सीधे जिया के ऊपर गिरती है। बाल को लगता है कि वो जीत गया, पर तभी हमारा बेवकूफ कांग एक गोरिल्ला की तरह पूरी कार को एक हाथ से उठा देता है। बाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या है, तुम भी एक डिफेक्टिव सुपर ह्यूमन हो। कांग कॉन्फिडेंस में कहता है कि डिफेक्टिव, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। बाल उस पर जो भी फेंकता, कांग के आसपास की हर चीज तबाह हो जाती, पर कांग को एक खरोच नहीं आती। मजेदार बात यह है कि कांग को खुद नहीं पता था कि वो ये सब कैसे कर रहा है। वो बस पागलों की तरह तालियां बजा रहा होता है। इसी बीच जिया ली को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है और सीधे उस जगह पहुंचती है जहां वो हमेशा से घूमना चाहती थी। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जिया की गर्दन में एक नुकीली चीज फंस जाती है। ली के देखते ही देखते जिया फिर से मर जाती है और कुछ ही पलों बाद फिर से जिंदा हो जाती है। अब ली को पूरा यकीन हो जाता है कि जिया का कनेक्शन उस अमर बच्चे से जरूर है, लेकिन अपनी पावर्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ली वहीं बेहोश हो जाता है। जिया और कांग बेहोश ली को उसके अपार्टमेंट में ले जाते हैं। वो देखते हैं कि ली की पूरी बॉडी पर पुराने जख्मों और ऑपरेशंस के निशान है, जिससे पता चलता है कि उसका बचपन कितना दर्दनाक था। सोते हुए ली मासूमियत से अपनी माँ को पुकारता है और जिया का हाथ पकड़ लेता है। जिया इमोशनल हो जाती है। वो अगले दिन ली के घर की सफाई करती है और उसके लिए खाना भी बनाती है। ली जब जागता है तो उसका दिल पिघल जाता है। अब ली इन तीनों को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। उन्हें पता चलता है कि जब कांग पर कोई चिल्लाता है तो उसकी पावर एक्टिवेट होती है। सोन की पावर का ट्रिगर अभी भी सस्पेंस है और जिया की पावर दिल की धड़कन बढ़ने पर काम करती है। तभी वहाँ अचानक ढेर सारे कॉकरोच आ जाते हैं। जिया डर के मारे भागती है। असल में ये वही इल्यूजन लड़की रान का काम था जो बचपन से ली से एक तरफा प्यार करती थी। ली रान को डांट कर भगा देता है। उसी रात ली जिया को एक ऐसा सच बताता है जिससे जिया की दुनिया उजड़ जाती है। ली बताता है कि अमर बच्चा सच में कभी नहीं मर सकता था, पर वो गायब हो गया। जिया अपनी दादी के पास जाती है और पूछती है जब वो 7 साल की थी तब उसका क्या ऑपरेशन हुआ था। दादी रोते हुए सच उगल देती है, 20 साल पहले जब ब्लास्ट हुआ था तब तुम मर रही थी। उसी वक्त उस अमर बच्चे का शरीर तो खत्म हो गया था, लेकिन उसका दिल एक्टिव था। डॉक्टर चोई की सलाह पर मैंने उस अमर बच्चे का दिल तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट करवा दिया था। यह सुनकर जिया पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी दादी ने न सिर्फ उस मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह की, बल्कि उस खौफनाक रिसर्च को पैसे भी दिए थे। जिया खुद को ली को मुंह दिखाने के काबिल नहीं समझती और रोते हुए सड़कों पर घूमती है। आखिरकार जिया ली के पास जाती है और रोते
रोते हुए माफी मांगती है कि मेरी फैमिली की वजह से तुमने अपना दोस्त खो दिया। ली उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी कांग रेस्टोरेंट से ढेर सारा खाना लेकर आ जाता है। जिया को एहसास होता है कि उसकी दादी उससे कितना प्यार करती है। वो अपनी दादी से जाकर कहती है कि मैं आपके अतीत को माफ नहीं कर सकती, पर मैं किसी को आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाने दूंगी। इसके बाद जिया अपना सारा बोरिया बिस्तरा समेटती है और ली के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। और तो और वो कांग को भी अपने साथ ले जाती है और कहती है कि एक लड़का और एक लड़की का अकेले एक घर में रहना सही नहीं है। बेचारा ली अपनी किस्मत को कोसता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि शुक्र है कम से कम वो सोन उनके घर रहने नहीं आया। लेकिन अगले दिन सोन भी बिना बुलाए मेहमान की तरह बोरिया बिस्तरा समेट कर सीधे ली के अपार्टमेंट में आ धमकता है और बड़े मजे से नाश्ता करने लगता है। अब इनकी ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है और आखिरकार इन्हें सोन की पावर का ट्रिगर मिल जाता है। सोन की मैग्नेटिक पावर तब एक्टिवेट होती है जब वो झूठ बोलता है। अब बारी थी जिया की। उसकी धड़कन बढ़ाने के लिए ये लोग हर पैंतरा आजमाते हैं और तभी इन्हें याद आता है कि कॉफी जिया पर जादू की तरह काम करती है। कॉफी पीते ही जिया की धड़कन बढ़ जाती है और वो नॉन स्टॉप यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट होने लगती है। ली उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और को भी अपने साथ ले जा सकती हो। जिया तुरंत ली का हाथ पकड़ती है और उसे सीधे समंदर के बीचों बीच ले जाकर छोड़ देती है। लेकिन मजे की बात यह थी कि जब भी जिया उसे अपनी तरफ भागते हुए देखती, उसकी धड़कन फिर बढ़ जाती और वो डर के मारे अकेली ही टेलीपोर्ट हो जाती। हार मानकर बेचारे ली को बस और ऑटो से धक्के खाते हुए घर लौटना पड़ा। जैसे ही ली थका हारा घर पहुंचता है, जिया उसे एक छोटा सा सरप्राइज देती है, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन। ली को खुद अपना जन्मदिन नहीं पता होता। जिया को अपने लिए केक लाते देख ली मन ही मन बहुत इमोशनल हो जाता है। वो जिया से कहता है कि इंसानों को बाहर से देखकर कभी भी जज मत किया करो। इतना कहते ही वो जिया को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। ली ने डॉक्टर हाँ के साथ एक सीक्रेट डील की थी कि वो अमर बच्चे को ढूंढने में मदद करेगा, बदले में डॉक्टर हाँ उसे कुछ देगा। इधर सोन को जब शक होता है तो वो ली का पीछा करता है और यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि ली विलन्स के साथ मिला हुआ है। डरपोक सोन कांग को वार्निंग दिए बिना ही सीधे अपने घर भागता है ताकि अपनी फैमिली को बचा सके। वो अपनी पत्नी और बेटी को सब सच बताने की कोशिश करता है, पर हमेशा की तरह वो उसकी बात को बकवास समझती है। गुस्से में सोन चिल्लाता है कि मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता, पर यह झूठ था। उसका हाथ डोर से चिपक जाता है और वो अपनी किस्मत पर रोने लगता है। इधर जिया को बेहोशी की हालत में विलन्स के हेडक्वार्टर लाया जाता है। जिया जाग जाती है और इस खौफनाक जगह को देखकर कहती है कि वाह, ये तो बिल्कुल किसी पागल वैज्ञानिक की लैब जैसा लगता है। डॉक्टर हाँ उसे इग्नोर करता है। तभी जिया अपनी जेब से अपनी फेवरेट कॉफी जेली निकालती है और उसे खाती है और पलक झपकते ही सीधे ली के सामने टेलीपोर्ट हो जाती है। वो ली का कॉलर पकड़कर चिल्लाती है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन डांटने के साथ साथ वो ली को भी कॉफी जेली देती है और पूछती है कि ये कॉफी जेली तुमने ही मेरी जेब में रखी थी। जब जिया को एहसास होता है कि ली ने कैफीन वाला राज किसी को नहीं बताया था, यानी वो जब चाहे भाग सकती थी, जिया इमोशनल हो जाती है और शर्म के मारे जैसे ही दोबारा टेलीपोर्ट होती है, बेवकूफी में सीधे वापस विलन्स की लैब में पहुंच जाती है। विलन्स उसे फिर से बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो डॉक्टर हाँ बेरहमी से कहता है कि बाकी बच्चों को बचाने के लिए हमें तुम्हें मारना होगा, तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है। जिया रोते हुए पूछती है कि क्या मेरे मरने से कम ली को उसका हक मिलेगा। डॉक्टर हाँ बताता है कि ली को उसकी माँ की जानकारी मिल चुकी है, इसलिए वो ली से नफरत नहीं कर पाती, क्योंकि माँ के लिए ऐसा करना उसे सही लगता है। अगले दिन सोन आखिरकार कांग को सब सच बता देता है। कांग गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि हमें जिया को बचाना ही होगा। सोन उसे रोकता है पर कांग नहीं मानता, क्योंकि स्कूल के दिनों में सिर्फ जिया ने ही उसे बुली होने से बचाया था। कांग सीधे ली के पास जाकर जिया का पता मांगता है। तभी जिया की दादी ली को खाने पर बुलाती है और उसे जिया की विश लिस्ट दिखाती है, जिसमें लिखा था कि मैं बस 30 साल की उम्र तक जिंदा रहना चाहती हूँ। यह देखकर ली का दिल पसीज जाता है। दादी उससे माफी मांगती है और ली उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोन और कांग से हाथ मिलाता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। वो अपने ऑफिस से चर्च का सीक्रेट मैप निकालता है और चारों मिलकर एक तगड़ा रेस्क्यू प्लान करते हैं। उधर डॉक्टर हाँ एक लाइफ सीरम बनाता है जो चूहों पर कामयाब हो जाती है। चर्च के बाहर दादी और टाउन के लोग मिलकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर ली, कांग और सोन पीछे के रास्ते से अंदर घुस जाते हैं। उनके साथ आया जासूस खुलासा करता है कि वो भी बचपन में ली की वजह से ही उस लैब ब्लास्ट से जिंदा बचा था। वो ली को थैंक यू कहता है। अब ये तीनों मिलकर विलन्स के गार्ड्स की चटनी बनाना शुरू करते हैं। अंदर डॉक्टर हाँ जिया का दिल निकाल कर एक बूढ़े रईस आदमी में ट्रांसप्लांट करने वाला होता है। जिया चिल्लाती है कि मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ, मैं अपनी दादी और दोस्तों के लिए पूरी दुनिया हूँ, मैं नहीं मरना चाहती। ठीक उसी वक्त ली अंदर घुसता है और जिया को बचा लेता है। जिया को देखकर ली जानबूझकर उसके करीब आता है और उसे किस करता है ताकि उसकी धड़कन बढ़े और जिया सीधे ली के सेफ अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट हो जाए। ली वहीं रुक कर बाल से लड़ता है। रान अपनी इल्यूजन पावर से ली को पुरानी
पुराने खौफनाक सपने दिखाती है, जिससे ली की पावर आउटबर्स्ट हो जाती है और सब कुछ तबाह होने लगता है। सोन खुद को जमीन से चिपकाए रखने के लिए लगातार झूठ बोलता रहता है। जिया वापस आकर ली को गले लगाती है और उसे शांत करती है, जिसके बाद ली बेहोश हो जाता है। सोन अपनी चालाकी से वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन जिया गलती से सबको वापस उसी चर्च में टेलीपोर्ट कर देती है। इसके बाद जिया फिर से टेलीपोर्ट होकर एक रूम में पहुंच जाती है। वहाँ जिया देखती है कि डॉक्टर हाँ ने उस बूढ़े अमीर आदमी को जो सीरम लगाया था, उससे वो बूढ़ा पल भर के लिए जवान तो होता है, पर वो अगले ही पल बूढ़ा होकर तड़फ तड़फ कर मर जाता है। जिया डर जाती है और कॉफी पीकर सीधे चर्च के उस बड़े हॉल में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ पूरे टाउन के लोग इकट्ठा होते हैं। जिया चिल्लाकर सबके सामने चर्च का भांडाफोड़ करने लगती है। तभी विलन लड़की, जो अपनी शक्तियों से पूरे टाउन के लोगों का माइंड कंट्रोल कर लेती है, और वो सब ज़ॉम्बीज़ की तरह जिया पर हमला कर देते हैं। ली सही वक्त पर जागकर जिया को बचाता है। उधर सोन चुपके से लैब में घुसता है और देखता है कि विलन एक ऐसा खतरनाक एसिड बना रहे हैं, जिससे वो आज रात टाउन के फेस्टिवल में हवा में स्प्रे करने वाले हैं, ताकि शहर के आधे लोग मर जाएं और कुछ सुपर ह्यूमंस बन सके। सोन पैनिक करता है क्योंकि उसकी बेटी भी उसी फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही है। फेस्टिवल शुरू हो चुका है। जिया, कांग, सोन उस एसिड वाले ट्रक को ढूंढने निकलते हैं। तभी रान इल्यूजन से जिया बन जाती है और ली पर हमला करती है। बीच सड़क पर कारें हवा में उड़ने लगती है। बाहर विलन लड़की, जो टाउन के लोगों को ढाल बनाकर खड़ी हो जाती है। अब आता है सबसे बड़ा खतरा। आसमान में एक बहुत बड़ा गैस बैलून तैर रहा था, जिसमें वो जानलेवा एसिड भरा था और वो फटने वाला था। जिया कांग से कहती है कि मुझे और सोन को हवा में सीधे उस बैलून की तरफ फेंक दो। सोन रोता है, पर अपनी फैमिली के लिए बलिदान देने के लिए वो तैयार हो जाता है। कांग उन्हें रॉकेट की तरह आसमान में लॉन्च करता है। सोन बैलून से चिपक जाता है और जिया ऊपर चढ़ जाती है। सोन मुस्कुराकर जिया को अलविदा कहता है और नीचे कूद जाता है, जिसे नीचे खड़ा ली उसे कैच कर लेता है। जैसे ही नए साल का काउंटडाउन खत्म होता है, वो बैलून ब्लास्ट होने वाला होता है, पर जिया एन वक्त पर उस पूरे ब्लास्ट को किसी और जगह में टेलीपोर्ट कर देती है। इस महातबाही के बाद टाउन के लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता। तब जिया को मरा हुआ मान लेते हैं और उसकी कब्र भी बना दी जाती है। लेकिन जिया के फ्यूनरल के दौरान जिया अचानक पूरी मिट्टी से सनी हुई बदबूदार हालत में वहाँ पहुँच जाती है। दादी खुशी के मारे रोने लगती है। असल में जिया ने ब्लास्ट को इतनी दूर टेलीपोर्ट किया था कि उसे घर लौटने का रास्ता ढूंढने में कई दिन लग गए। ली जैसे ही भागकर उसके पास आता है, जिया की बदबू सूंघकर कहता है कि भाई, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, पहले तुम नहा कर आओ। लेकिन जिया उसे जबरदस्ती गले लगा लेती है। बाद में ली आखिरकार अपनी असली माँ से मिलने जाता है और उसकी माँ बिना एक शब्द बोले अपने बेटे को पहचान लेती है। पूरे शहर में अब शांति छा चुकी थी, लेकिन कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि उस खतरनाक सीरम से मरने के बाद भी डॉक्टर हाँ की आंखें अचानक फिर से खुल जाती हैं। यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।